मैं हूं रंजीत कुमार। दुश्मन देश पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार की गई ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। जांच एजेंसियों की पड़ताल में नए नए सुराग और नए नए सबूत मिल रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि ज्योति ने जासूसी के लिए बड़ी चालाकी से ट्रैवल ब्लॉग वाला रास्ता चुना था और इसके जरिए वो बड़े आराम से ब्लॉग के नाम पर ट्रैवल, टूरिज्म और कल्चर के नाम पर वीडियो बनाती रही। और दावा किया जा रहा है कि ज्योति ने ये सारे जो वीडियो और ब्लॉग्स बनाए, इसमें बहुत सारे वीडियो उसने आईएसआई के इशारे पर बनाए, अपने हैंडलर के कहने पर बनाए और अपने वीडियो में उन खास इलाकों की शूटिंग करती रही जो बहुत संवेदनशील थे या जहां के बारे में सबूत या वीडियो उनके हैंडलर जुटाना चाहते थे। तो ऐसे बहुत खास जगहों के वीडियो उन्होंने ज्योति मल्होत्रा ने अपने ब्लॉग में बनाए और दावा किया जा रहा है कि ज्योति के ब्लॉग वाले वीडियोज में पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के आकाओं को एक तरीके से उसमें एक मैसेज छिपा रहता था। इस सनसनीखेज दावे को लेकर कई सबूत सामने आ रहे हैं, कई सुराग सामने आ रहे हैं। तो इंडिया आना मुझे अच्छा लगेगा, तो उसने कहा कि अच्छा मैं भेजती हूं। इसका क्या मतलब है? यानी कि क्या ज्योति, जैसा कि हम सब सुंदरबन एक्सप्रेस से बांग्लादेश पहुंची थी और 15 दिन तक उसने अलग अलग जगहों पर बांग्लादेश में जाकर वीडियो बनाए और 4 मार्च 2024 को ज्योति मैत्री एक्सप्रेस से वापस लौट आई थी। बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट हो गया था, यानी कि तख्ता पलट के 5 महीने पहले ज्योति वहां गई थी। और जब ज्योति वहां गई थी उस समय भी बांग्लादेश में जो छात्रों का आंदोलन है वो किसी न किसी रूप में चल रहा था। तो अब ये सुरक्षा एजेंसियां जानने की कोशिश कर रही है कि ज्योति का जो बांग्लादेश का टूर था उसके पीछे का असली मकसद क्या था। और पूरी दुनिया देख रही है कि मोहम्मद यूनुस वाली बांग्लादेश की नई सरकार की ज्योति को लग्जरी लाइफ एंजॉय करने की आदत पड़ चुकी थी, शान शौकत से उसे जीने का एक तरीके से उसे लत लग चुकी थी। और सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चला है कि ज्योति मल्होत्रा को जब उसने खुद कहा भी है कि उसे जब सम्मान मिलता था तो उसे खुशी होती थी। और ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी आईएसआई एजेंसी ने इसी का फायदा उठाकर उसकी इन्हीं आदतों या उसके इसी मनोवैज्ञानिक जो उसकी स्थिति थी उसका उसका फायदा उठाकर उसको जासूस की तरह इस्तेमाल किया। ज्योति की आदतों और कमजोरियों के बारे में ये पुख्ता जानकारी मिलने के बाद एजेंसियां एक साइकोलॉजिकल टेस्ट के जरिए ये समझने की कोशिश करेगी कि आखिर वो कौन कौन सी बातें हैं जो कि ज्योति अभी भी छिपा रही। इसके अलावा एजेंसियों ने यह भी जानने की कोशिश की है उससे कि जासूसी कांड में और कितने किरदार हैं जिसके साथ ज्योति का संपर्क था, या ज्योति को जो लग्जरी लाइफ जीने की आदत लगा दी गई थी, ये आदत लग चुकी थी, क्या वो आज जब पुलिस की हिरासत में है तो क्या उसे काफी तकलीफ हो रही है। इस बीच ये भी जानकारी सामने आई है कि ज्योति के पास से बरामद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की शुरुआती फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हरियाणा पुलिस को मिल चुकी है। हालांकि ये रिपोर्ट आंशिक है और अभी ज्योति के मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की पूरी फॉरेंसिक रिपोर्ट आने वाली है, जिससे दानिश और ज्योति के चैट्स या पाकिस्तान और दूसरे देशों की यात्रा का जो उसका पूरा ब्यौरा था, या वहां उसने क्या ऐसी कॉन्फिडेंशियल बातचीत या मीटिंग की जिसका कि रिकॉर्ड उसके मोबाइल या उसके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में दर्ज था, ये सारी बातें ये आने वाले दिनों में जब फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आएगी तो एजेंसियों को इसके बहा है एक नई मिसाइल रुद्रम। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंक के आकाओं के साथ साथ उसको पालने वाले पाकिस्तानी फौज को एक बड़ा और कड़ा सबक सिखाया और पूरी दुनिया ने देखा कि जब भारत का पराक्रम बोलता है तो दुनिया कैसे घुटनों पर आ जाती है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के लिए 3 न्यू नॉर्मल तय कर दिए। और पहला ये कि परमाणु बम की गीदड़ भभकी से भारत अब डरने वाला नहीं है। दूसरा ये कि जवाब देने का समय और तरीका हिंद की सेना अपने हिसाब से तय करेगी। और तीसरी बात है कि आतंक के आका और आतंक को पनाह देने वाले लोगों या सरकारों के बीच अब हम कोई फर्क नहीं करेंगे। इसका मतलब साफ है कि आतंक के सपोलों को पालने पोसने वाली पाकिस्तानी सरकार या पाकिस्तानी फौज
अगर ये दोबारा किसी तरह का दुस्साहस करते हैं तो उनका फन कुचलने में हम देर नहीं करेंगे। और इस बार पाकिस्तान की फौज को ब्रह्मोस से सबक नहीं बल्कि उसको सबक सिखाने के लिए बहुत और भी इंतजाम किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। और अगर पाकिस्तान आगे इसी तरह की नापाक हरकतें करता रहा तो इस बार वो भारत की तरफ से रुद्रम का प्रहार भी झेलेगा। और रुद्रम 2 और रुद्रम 3 मिसाइल वो हथियार है जो न सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को बल्कि उनके सैन्य और हवाई ठिकानों को पल भर में नेस्तनाबूद करने की ताकत रखता है। रुद्रम 2 कैसे टारगेट को लॉक करता है, कैसे उसे उड़ाता है, दुश्मन के रेडार कैसे रुद्रम को एक तरीके से पकड़ नहीं पाते हैं, ये सारी चीजें हम आपको डिटेल से बताएंगे। और इसे समझने के लिए रुद्रम 2 की जो ताकत है और ये कैसे काम करता है जरा उसको पहले समझिए। तो ये पहली बात तो ये है कि ये जो मिसाइल है वो पूरी तरीके से एक स्वदेशी टेक्नोलॉजी है, एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। और रुद्रम 2 को डीआरडीओ ने तैयार किया है, यानी रुद्रम 2 भारत में बनाई गई एक तरीके से सुपर किलर मिसाइल। दूसरी बात यह है कि एक हाइपरसोनिक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और हाइपरसोनिक का मतलब यह है कि इसकी रफ्तार 5 मैक से ज्यादा होती है। रुद्रम 2 में आईएनएस और सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो इसे सटीक रास्ता दिखाता है। और इसका मतलब यह है कि रुद्रम 2 पाकिस्तान के रडार कमांड सेंटर और दूसरे हवाई ठिकानों को चुटकियों में तबाह कर सकता है। और इसकी रेंज 300 किलोमीटर है, यानी कि पाकिस्तान के ज्यादातर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वो इसके जद में हैं, इसकी रेंज में। ये मैक 5 यानी कि साउंड की रफ्तार, ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेज स्पीड से रफ्तार से ये हमला करती है। और इसकी रफ्तार 6174 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। और सबसे खास बात यह है कि रुद्रम 2 को पाकिस्तान का रडार नहीं पकड़ सकता। और इस मिसाइल को जो खास बनाती है वो है इसकी एक स्पेशल टेक्नोलॉजी जिससे पाकिस्तानी दुश्मन के रडार सिग्नल को पकड़कर सीधे उस पर हमला कर देता है। यानी कि इस मिसाइल की खासियत यह है कि जो रडार या जो ट्रैकिंग डिवाइस मिसाइल्स को ट्रैक कर रहे होते हैं, उसकी रफ्तार को या उसकी ट्रैजेक्टरी को देख रहे होते हैं या उसको ट्रैक कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं, ये ठीक उसको एक तरीके से एक सिग्नल की तरह इस्तेमाल करते हुए वो जो ट्रैकिंग सेंटर होता है या जो ट्रैकिंग डिवाइस होता है, रडार सिस्टम होता है, वो सीधे उस पर जाकर हमला कर देता है। यानी कि अगर पाकिस्तान के किसी टारगेट पर सेट करके इसे छोड़ दिया गया तो पाकिस्तान को मालूम भी नहीं चलेगा और सीधे मिसाइल टारगेट को तबाह कर देगी। रुद्रम 2 को सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट से भी छोड़ा जा सकता है। और इसकी सटीकता इतनी जबरदस्त है कि यह मिसाइल 5 मीटर के दायरे में टारगेट को पूरी तरह से तबाह कर देती है। अब आप पूछेंगे कि मिसाइल की रुद्रम 2 मिसाइल कितनी घातक है, तो ये आपको बता दूं कि मिसाइल, ये जो रुद्रम 2 मिसाइल है, ये पाकिस्तान के सैन्य ढांचे की रीढ़ को तोड़ने में सक्षम है। मान लीजिए कि पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस या रहीम खान एयरबेस अगर इसका निशाना है तो रुद्रम 2 अपने हाइपरसोनिक स्पीड से कुछ मिनट के भीतर वहां पहुंचकर बड़ी तबाही मचा सकती है। उनके रडार सिस्टम, हवाई पट्टियां, कमांड सेंटर सबको धुआं धुआं कर सकती है। और यही नहीं, इसका वॉरहेड इतना ताकतवर है कि ये बंकरों और एक तरीके से जो इसको बचाने के लिए जो शील्ड तैयार किया जाता है उसको भी तोड़ सकती है, चकनाचूर कर सकती है। क्योंकि ये रडार से चूंकि बच निकलती है इसलिए पाकिस्तान का कोई डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता। अव्वल बात तो यह है कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है जो कि भरोसेमंद और ताकतवर हो। और चीन का जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो उसको चीन ने दिया हुआ है, उसकी ताकत क्या है और वो कितना भरोसेमंद है, ये ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देख लिया कि HQ-9 को हमारे जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं उसके जरिए हमने मार गिराया और हमने ड्रोन्स के जरिए मार गिराया। तो आप खुद सोचिए कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल उसे क्या ट्रैक कर पाएगा HQ-9।
अब अगला सवाल यह है कि रुद्रम 2 फायर कैसे होती है, और इसको जरा समझना हो तो आप इसे आसानी से ऐसे समझिए कि हमारे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट इसे हवा में ले जाते हैं और फिर टारगेट लॉक कर रुद्रम 2 मिसाइल छोड़ दी जाती है, और इसके बाद जो है एक तरीके से ये फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पे काम करती है, और इसके बाद उसको गाइड करने की, रिमोटली उसको मॉनिटर करने की या उसको गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि ये जो पाकिस्तान का रडार है वो खुद ब खुद इसको रास्ता दिखाएगा। जिस रडार के जरिए वो इस मिसाइल को ट्रैक करेंगे, ये मिसाइल उस रडार के सिग्नल को ही एक तरीके से अपना रास्ता समझकर, उसको रास्ता मानकर वो सीधे उसी रडार पर जाकर उसको ध्वस्त कर देती है। तो इसीलिए ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज की तारीख में जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है किसी देश का, वो असल में उसकी रीढ़ है, उसका सुरक्षा कवच होती है। और अगर आप शुरुआती लड़ाई में उसके एयर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर देते हैं, उसके रडार सिस्टम को ध्वस्त कर देते हैं, तो आप समझिए कि आपने दुश्मन को एक तरीके से ब्लाइंड कर दिया, आपने उसको अंधा कर दिया, बिना आंख का कर दिया। अब बिना आंख का आदमी अगर जंग करेगा भी तो कैसे लड़ेगा, आप खुद इसका अंदाजा लगाइए। क्योंकि जब आपकी मिसाइलें, आपके फाइटर्स, आपके ड्रोन्स उसकी सीमाओं में घुसकर उस पर हमला करेंगे तो उसे उसका बिल्कुल अंदाजा भी नहीं होगा कि उसके साथ क्या होने जा रहा है, क्योंकि उसके पास उसका रडार सिस्टम, उसका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो इनएक्टिव हो चुका होगा। तो रुद्रम जो सीरीज की मिसाइल है उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये किसी भी दुश्मन के रडार सिस्टम और जो ट्रैकिंग सिस्टम है, जो कि मिसाइल और एयरक्राफ्ट या कोई भी एयरबॉर्न वेक्टर को जो ट्रैक करते हैं, उन सबको ये सबसे पहले ध्वस्त करती है और इस तरीके से यूं समझिए कि दुश्मन की आंख फोड़ देती है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि ये आने वाले दिनों में भारत के सुरक्षा बलों के लिए एक कितनी महत्वपूर्ण मिसाइल होने वाली। तो पाकिस्तान का अगर कोई रडार अगर इनकी पकड़ में आ गया समझिए, या पाकिस्तान के किसी रडार ने इसको ट्रैक करने की कोशिश की, तो समझिए कि यही उसके लिए काल बन जाए। आप ये जो सबसे बड़ी ताकत है उसकी और जो सबसे बड़ी खासियत है वो यही है। और इस मिसाइल की खासियत ये भी है कि इसे किसी भी ऊंचाई से दागा जा सकता है। ये रात के अंधेरे में भी उतनी सटीकता से काम करती है जितना कि दिन के उजाले में। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि भारत ने रात के 1:30 पर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। और अब रुद्रम 2 के साथ हम दिन हो या रात, हम दुश्मन को कभी भी किसी भी समय और परिस्थिति में जवाब देने की स्थिति में हो। पाकिस्तान की फतह 1, फतह 2 इस तरह की जो मिसाइलें हैं वो हमारे रुद्रम छोड़ा सिर्फ उसी से नहीं लॉन्च किया जा सकता, बल्कि हम जहां चाहें वहां से इसको लॉन्च कर सकते हैं। दुश्मन के एयर स्पेस में जाकर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कल को सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन के साथ भी अगर इस तरह की कोई स्थिति आती है, अगर पाकिस्तान के साथ चीन के साथ कोई जंग होती है, तो उसमें भी ये मिसाइल बहुत कारगर साबित होगी। तो रुद्रम 2 की जो रेंज है वो करीब 300 किलोमीटर बताई जा रही है। और जैसा कि हमने बताया कि इसके जो रेंज में, इसके जद में पाकिस्तान के ज्यादातर एयरबेस आ जाते हैं, जिसमें कि रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस हो। कोई भी युद्ध होता है तो जो सबसे पहली जरूरत है वो है कि पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पूरी तरह से सबसे पहले तबाह किया जाए। और इसीलिए इस तरह की मिसाइलों की पर काम कर रहा है भारत, जिसके जरिए वो आने वाले दिनों में जो बड़ा वॉरफेयर है उसको जीत सके। तो ये अब आपको रुद्रम 3 के बारे में बताते हैं कि रुद्रम 3 जो मिसाइल है, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये रुद्रम 2 और रुद्रम 3 ये 2 मिसाइलें हैं इसमें। रुद्रम 2 का रेंज तो 300 किलोमीटर है, जबकि जो रुद्रम 3 मिसाइल है उसकी रेंज 600 किलोमीटर है। और इसका मतलब यह है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि जो चीन के जो बहुत सारे इलाके हैं और बहुत सारे उसके एयर बेस हैं, वो रुद्रम 3 के एक तरीके से उसके जद में आ जाते हैं। और ये इतनी ताकतवर मिसाइल है
कि इसे किसी भी तरह के एयर डिफेंस सिस्टम से, मिसाइल डिफेंस सिस्टम से इसको रोकना करीब करीब नामुमकिन। ये 200 ग्राम का वॉरहेड, 200 किलोग्राम का, माफ करिएगा, यानी कि 2 क्विंटल का वॉरहेड लेकर के ये बहुत 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 बड़ी रफ्तार के साथ, बहुत तेज रफ्तार के साथ दुश्मन की तरफ आगे बढ़ती है। और जो दुश्मन का पूरा रडार सिस्टम होता है, ट्रैकिंग सिस्टम होता है, उसको एक तरीके से झांसा देते हुए वो आसानी से जाकर अपने टारगेट को हिट करती। तो हमने आपको ये बताया कि किस तरीके से ये जो रुद्रम 2 और रुद्रम 3 मिसाइल है वो भारत की एक नई ताकत के तौर पे और भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम या फ्यूचर वॉरफेयर की जरूरतें हैं उसको ध्यान में रखकर तैयार की गई है। और ये आने वाले दिनों में भारत की जो फौज है, भारत की सुरक्षा बलों के लिए ये एक बहुत एक तरीके से उसके जखीरे में एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में सामने आएगी। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का, और आपको यह बताने का कि आप हिंदुस्तान को जो बुलेट ट्रेन की जो बात हो रही है हिंदुस्तान में, वो बुलेट ट्रेन अब कब मिलने वाली है और इसका इंतजार और कितना लंबा चलने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बारूद और बुलेट ने दुश्मन को धूल चटा दिया, लेकिन अब देश के एक और बुलेट इतिहास की तरफ देश बढ़ रहा है और भारत की पहली बुलेट ट्रेन के निर्माण में एक बहुत अहम फेज को एक तरीके से वो पूरा हो गया है। और इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बना रही कंपनी NHSRCL ने जानकारी दी है कि 2026 में बुलेट ट्रेन का पहला ट्रायल हो सकता है, यानी 2026 के अंत तक बुलेट ट्रेन ट्रैक पर दौड़ने लगेगी। 2026 के आखिर तक गुजरात में सूरत और बिलीमोरा के बीच ट्रायल की तैयारी चल रही है और सूरत से बिलीमोरा का जो सेक्शन है वो करीब 50 किलोमीटर लंबा है और इस सेक्शन पर 71% काम पूरा हो चुका है। और अगर देखा जाए तो इस 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में 378 किलोमीटर का जो काम है उसमें पियर वर्क पूरा हो चुका है, यानी पियर उसको कहते हैं जिस पर कि वायाडक्ट रखा जाता है, यानी कि जो मोटा पिलर आप देखते हैं उसका काम हो चुका है। और 300 किलोमीटर पर वायाडक्ट यानी कि एलिवेटेड हिस्सा भी उसका तैयार हो चुका है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि काम कितने एडवांस स्टेज में है। और वायाडक्ट के ऊपर गर्डर की लॉन्चिंग की जाती है और उसके बाद उस पर ट्रैक बिछाया जाता है। तो मैं उसी वायाडक्ट की तस्वीरें भी अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। और वायाडक्ट एक पुल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि 2 पिलर को आपस में जोड़ता है और ये तस्वीरें उसी एलिवेटेड वायाडक्ट की है और इसमें कुछ हिस्से पर तो पटरियां भी बिछ चुकी है और बाकी के सेक्शन का काम भी बहुत एडवांस स्टेज में। सूरत से बिलीमोरा के बीच काम पूरा हो जाने के बाद ये ट्रायल किया जाएगा। और एक वक्त था जब जापान में बुलेट ट्रेन देखकर भारत के लोग कहते थे कि हमारे यहां भी काश ऐसा होता, लेकिन अब वो जो समय है वो एक तरीके से करीब आ गया है और उन्हें ये तस्वीरें देखकर खुशी होगी। 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर काम बहुत तेजी से हो रहा है और बुलेट ट्रेन के ट्रैक को बनाने का काम कितना बड़ा है इसे आप इस बात से समझिए कि इस प्रोजेक्ट का करीब 468 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड वायाडक्ट पर बनाया जा रहा है, यानी कि ये जमीन से ऊपर है। और यह हिस्सा ज्यादातर जगहों पर जमीन से ऊपर बन रहा है ताकि खेती, सड़क और जो दूसरे ढांचे हैं उस पर इसका कोई असर ना पड़े। और पूरे कॉरिडोर में 11,000 से ज्यादा पिलर बनाए जाने हैं। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि यह कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। कुल 24 नदियों पर पुल बनाए जाने हैं, इनमें से 14 छोटे ब्रिज बनकर तैयार भी हो गए हैं। और नर्मदा नदी पर जो बन रहा सबसे लंबा पुल है जो कि 1.4 किलोमीटर लंबा है, वो भी कम फाइनल स्टेज में। बुलेट ट्रेन का रास्ता 7 सुरंगों से होकर भी गुजरेगा और इसमें से सबसे लंबी सुरंग मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से सिलफाटा तक की होगी जो कि 21 किलोमीटर लंबी होगी। और इसमें ठाणे क्रीक के नीचे का जो 7 किलोमीटर का हिस्सा है वो एक तरीके से समंदर के नीचे होगा। तो ये पहला एक तरीके से प्रोजेक्ट होगा जिसमें कि ट्रेन या बुलेट ट्रेन जो है वो समंदर के नीचे से गुजरेगी। और गुड न्यूज ये है कि गुजरात में बुलेट ट्रेन का काम एक तरीके से लास्ट फेज में है और गुजरात सेक्शन में बुलेट ट्रेन का काम महाराष्ट्र के
मुकाबले बहुत ज्यादा तेजी से चला है और यहां बन रहे 348 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का काम आखिरी फेज में है। गुजरात में अब तक 300 किलोमीटर वायाडक्ट यानी कि एलिवेटेड हिस्से का काम पूरा हो चुका है और 24 में 14 पुल भी बन चुके हैं और तापी और माही पर काम चल रहा है। तापी और माही नदियों पर पुल बनाने का काम चल रहा है और गुजरात की जो इकलौती 350 मीटर की सुरंग है वो भी बन चुकी है। आपको ये बता दूं कि 2015 में पीएम मोदी ने अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन चलाने का ऐलान किया था और 14 सितंबर 2017 को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई थी और अब करीब 7.5 साल में भी कम समय में प्रोजेक्ट का करीब 2/3 काम पूरा हो चुका है। परसों बीकानेर में पीएम मोदी ने इस बुलेट का जो बुलेट ट्रेन के विकास वाला जो प्रण है एक तरीके से उसको उन्होंने दोहराया भी था। और आपको बता दें कि मोदी ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट का काम एक तरीके से और पहले भी अगर वो चाहते तो पूरा हो जाता, लेकिन इसमें कैसे जो पॉलिटिक्स है वो अपना खेल करती है और कैसे पॉलिटिक्स की वजह से कई बार विकास की योजनाएं डिले हो जाती है, एक तरीके से बुलेट ट्रेन उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। गुजरात में तो काम फुल स्पीड से चलता रहा, लेकिन 2019 में जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार आई तो महाराष्ट्र में इसका काम एक तरीके से समझिए ठप पड़ गया। आखिरकार 2019 में ऐसा क्या हुआ ये आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी 2019 में तो उद्धव गुट वाली शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर जब सरकार बनाई और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने तो महाराष्ट्र में उन्होंने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में जो जमीन अधिग्रहण का काम था वो एक तरीके से उसे रोक दिया। और राजनीति जब तक इस तरह की ऐसी राजनीति, इसीलिए कई बार कहा जाता है ना कि ये जो डबल इंजन वाली सरकार है उसकी रफ्तार अलग होती है और इस सिंगल इंजन वालों की अलग होती है। तो यही हुआ कि ये सिंगल इंजन की सरकार उद्धव ठाकरे की सरकार थी और सिर्फ इसलिए कि ये प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट समय से पूरा न हो पाए, इसके लिए उन्होंने बुलेट ट्रेन के लिए जमीन अधिग्रहण का काम रोक दिया। और उन्होंने यहां तक कहा, उन्होंने पब्लिकली इस बात को स्वीकार किया कि महाराष्ट्र सरकार की प्राथमिकता में बुलेट ट्रेन है ही नहीं। और इसके लिए उन्होंने तो कई बार यह भी कहा कि महाराष्ट्र के लिए गैर जरूरी प्रोजेक्ट है। आप सोचिए कि जो प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट के बारे में पूरा देश बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है, उम्मीद लगाए बैठा हुआ है कि आखिर हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन कब चलेगी, उसको लेकर के उद्धव सरकार इस तरह की राजनीति कर रही है। 2024 तक गुजरात में 58.31% यानी कि करीब 58.5% काम पूरा हो गया था, जबकि महाराष्ट्र सेक्शन में 28% काम पूरा हो पाया था। जबकि प्रोजेक्ट गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में एक साथ शुरू हुआ, लेकिन अधिग्रहण का काम एक साथ दोनों राज्यों में जरूर शुरू हुआ, लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार ने जिस तरीके से इसमें रोड़ा अटकाया उससे काम बहुत हद तक डिले हो गया। यानी अगर महाराष्ट्र में सरकार नहीं बदलती तो आप समझिए कि जो 28% काम अभी तक पूरा हुआ है वो भी नहीं हुआ होता। लेकिन अब महाराष्ट्र सेक्शन का जो 135 किलोमीटर का जो हिस्सा है उस पर काम फुल स्पीड में चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इसको भी जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। बुलेट ट्रेन में पहली बार जिस तरह का ये जो पूरा प्रोजेक्ट है उसकी बहुत सारी खासियतें हैं और इसमें जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये कही जा रही है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा ट्रेन रेल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जिसमें कि अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम लगाया जा रहा है। और ये सिस्टम जापानी तकनीक पर आधारित है, जिसमें कि भूकंप आने पर यह सिस्टम तुरंत बिजली की सप्लाई बंद कर देता है, जिससे कि इमरजेंसी ब्रेक लग जाता है और बुलेट ट्रेन अपने आप रुक जाती है। तो इस सिस्टम के तहत कुल 28 सिस्मोमीटर लगाए जाएंगे और इसमें 22 मशीनें ट्रैक के रूट पर लगेंगी और नरेंद्र मोदी का विजन पूरी दुनिया के सामने एक तरीके से इसमें आने वाले दिनों में दिखाई देगा और भारत को वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर की रेस में ये जो उनकी कोशिश है कि उसको एक ऊंचाई पर ले जाना और दुनिया के ऐसे देशों में शामिल करना जिसका कि इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास हो, तो एक तरीके से उस दिशा में बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। तो ऐसे में वो लोग जो ये कहते थे कि भारत में बुलेट ट्रेन बस एक सपना है,
जो ये तंज कसते थे कि मोदी सिर्फ हवाई बातें करते हैं, उन्हें अब तस्वीरें, ये वाली तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, वो बहुत गौर से देखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो पॉलिटिक्स है देश, वो कैसे विकास की परियोजनाओं और विकास की रफ्तार को असर करते हैं, और अगर इस पॉलिटिक्स से बचा जाए तो इस देश में विकास की रफ्तार और उसकी तस्वीर कुछ और ही हो सकती। तो देश का मूड मीटर में आज वक्त इतना ही था। मुझे गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। पैसा लगाना है तो सेंचुरी क्लब प्राइम पे लगाओ, डूबेगा नहीं, जलेगा भी नहीं, कोई खा नहीं जाएगा।